नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और लगातार आपको कक्षाएं मिल रही हैं। थोड़ा अस्वस्थ हैं हम, ये मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए लाइव कक्षा बीच में नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक अगर लाइव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम लाइव क्लास में जो प्रश्न कराए जाते हैं वो प्रश्न आप तक ज़रूर पहुँचाए जाएँ। तो उन प्रश्नों को पहुँचा दिया जाता है, आप उन्हें करते रहें और जैसे ही थोड़ा स्वस्थ होते हैं वैसे लाइव कक्षा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो कल हम लोगों ने बात किया था, प्रेमचंद की कहानी की बात की गई थी और उससे पहले रसप्रिया कहानी की बात की गई थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राजेंद्र यादव की कहानी, जहां लक्ष्मी कैद है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसका पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और आज की टेस्ट सीरीज का उत्तर बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा है, आप लोग जरूर उत्तर भेजते रहें। इस वीडियो को पब्लिश किया जा रहा है। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। परीक्षाएं अभी इस महामारी में स्थगित हो गई हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित हो गई है, उसकी कोई अगली डेट डिसाइड नहीं की गई है। ये बताया गया है कि परीक्षा होने के 15 दिन पूर्व आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी स्थगित होनी है 100%। तो जो ये आपको समय मिल रहा है, इस समय का सदुपयोग करें और अगर इस समय में आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत और लगन के साथ लगे रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं राजेंद्र यादव की कहानी, जहां लक्ष्मी कैद है। लेकिन उससे पहले राजेंद्र यादव के बारे में जान लेते हैं। राजेंद्र यादव, जिनका जन्म 28 अगस्त 1929 ईस्वी को हुआ आगरा में, वहीं उनका देहांत 28 अक्टूबर 2013 को हुआ। नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में नई विधा का सूत्रपात राजेंद्र यादव ने किया। हंस पत्रिका जो कि बंद हो चुकी थी, उसका पुनर्प्रकाशन भी राजेंद्र यादव ने प्रारंभ करवाया। इनकी कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं, क्योंकि बात हम लोग यहाँ कहानियों की कर रहे हैं राजेंद्र यादव के, तो इनकी कहानियाँ जान लेते हैं। और ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैंने लिया है। सबसे पहले देवताओं की मूर्तियाँ कहानी संग्रह प्रकाशित हुई, उसके बाद खेल खिलौने, फिर जहां लक्ष्मी कैद है। इसका मैंने प्रकाशन वर्ष इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो पाठ्यक्रम में होता है उस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, चौखटे तोड़ते त्रिकोण, ये जो आतिश गालिब, यहाँ तक पड़ाव 1 पड़ाव 2, वहां तक पहुंचने की दौड़ और हासिल, ये कहानी संग्रह राजेंद्र यादव के हैं। ये कालक्रमानुसार भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको कालक्रमानुसार ही रखा है। अब इसके बाद जहां लक्ष्मी कैद है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, इसको पढ़ना है। उससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी हमारा आप वीडियो देखें, मैंने कई बार क्या लगभग जो भी वीडियो पब्लिश होता है उसमें बताते रहते हैं। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो जानते ही हैं कि कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि इन्हें आप लिख लें, तो उन्हें आप लोग ज़रूर लिखते चलें। जैसे जब राजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, उनके कहानियों की बात हम लोगों ने की, तो साथ में आप जानते हैं कि अगर इनके उपन्यास भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि कौन कौन से उपन्यास हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे राजेंद्र यादव का जो उपन्यास है सारा आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे। सारा आकाश उपन्यास जो राजेंद्र यादव का है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है। लेकिन इससे पूर्व सारा आकाश नाम से प्रकाशित होने से पहले राजेंद्र यादव का यह उपन्यास
प्रेत बोलते हैं नाम से 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी सबसे पहले सारा आकाश उपन्यास का नाम पूर्व में क्या था? तो आपका उत्तर होगा प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं नाम से उपन्यास जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1959 में जाकर यह उपन्यास सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा राजेंद्र यादव के और भी उपन्यास हैं, आप जानते होंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के सहलेखन की रचना है। 1 इंच मुस्कान बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग जानते भी होंगे। अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो आपको अक्सर हर वर्ष में अगर ना मिले तो हर दूसरे या तीसरे वर्ष आपको यह रचना परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगी, 1 इंच मुस्कान। तो 1 इंच मुस्कान सहलेखन है किसका? राजेंद्र यादव और मनु भंडारी का। इसके अलावा राजेंद्र यादव की और भी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। उखड़े हुए लोग, कुलटा, सह और मात भी कई बार पूछा गया है। सह और मात भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसकी रचना है? तो सह और मात उपन्यास राजेंद्र यादव का है। अनदेखे अनजान पुल भी कई बार पूछा गया है, यह भी उपन्यास राजेंद्र यादव का है। मंत्र विद्या उपन्यास भी राजेंद्र यादव का है। एक था शैलेंद्र, यह भी उपन्यास राजेंद्र यादव का है। तो इस तरीके से इन उपन्यासों के नाम भी अगर आपको याद रहेंगे तो परीक्षा में बहुत आसानी होगी। वैसे जब हम लोग उपन्यास की बात करते हैं, उपन्यास के विकास यात्रा की बात करते हैं, तो वहाँ पर राजेंद्र यादव के सारे यानी जितने उपन्यासकार हैं उन उपन्यासकारों के उपन्यास भी बताते हैं। लेकिन जैसे अब हम कहानी विधा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब राजेंद्र यादव की बात आती है, उनकी कहानी हम लोगों को पढ़ना है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है, तो एक बार अगर राजेंद्र यादव के उपन्यास और नाटकों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में, तो रिवीजन हो जाएगा। और जब भी कोई चीज़ आपके सामने बार बार आती है, आप जिस चीज़ को बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो, तो वो चीज़ आपकी कंठस्थ हो जाती है। जैसे बच्चे के सामने आप बार बार किसी चीज़ को दोहराते हो, कहते हो बेटा ऐसे बोलो, बेटा ये बोलो, तो क्या है, बच्चा वहीं से आपके दोहराने से ही उस चीज़ को सीखता है, उस चीज़ को जानता है। बाकी कोई बच्चा जन्मजात नहीं होता है कि जन्मजात सीख कर आता है। सीखता तो हम ही आपके बीच में है, माँ बाप परिवार के बीच में ही सीखता है। जिन शब्दों को बार बार सुनता है उन्हीं को सीखता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बार बार सामने आएगा तो उस चीज़ को आप सीख जाएंगे। तो राजेंद्र यादव के उपन्यास, जैसे मैंने आपको बताया, सारा आकाश जो प्रेत बोलते हैं नाम से पहले 1951 में प्रकाशित हो चुका था, उखड़े हुए लोग, कुलटा उपन्यास, सह और मात उपन्यास, अनदेखे अनजान पुल उपन्यास, मंत्र विद्या उपन्यास, एक था शैलेंद्र उपन्यास, 1 इंच मुस्कान उपन्यास, जिसमें से 1 इंच मुस्कान उपन्यास सहलेखन है मनु भंडारी और राजेंद्र यादव का। इसके अलावा राजेंद्र यादव का है कविता संग्रह एक, जिसका नाम है, आप लिख लें, आवाज तेरी है। लिख लें, आवाज तेरी है। ये कविता संग्रह है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवाज तेरी है कविता संग्रह किसका है? राजेंद्र यादव का है। अब आइए बात करते हैं मूल रचना की, जहां लक्ष्मी कैद है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? इनमें पात्र है लक्ष्मी, गौरा, चौकीदार जिसका नाम है दिलावर सिंह, सलीम मिस्त्री और इसका सहायक मिस्त्री अली अहमद, गोविंद है जो कि लक्ष्मी का प्रेमी है, मतलब देखता नहीं है, कभी भी उसने लक्ष्मी को देखा नहीं है, फिर भी लक्ष्मी से प्रेम करता है, गोविंद। लाला रूपाराम है, राम स्वरूप है और रोचू राम है।
यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जान लेना जरूरी है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पात्रों से आपका परिचय करा देते हैं। यहाँ पर जो गोविंद है, यहाँ पर पहले गोविंद के बारे में जान लें, जो कि लक्ष्मी का प्रेमी है, लक्ष्मी से प्रेम करता है, जिसकी उम्र लगभग बताई गई है 20 से 22 वर्ष, 20 से 22 वर्ष बताई जाती है। गोविंद लक्ष्मी के पिता लाला रूपाराम, जिनके यहाँ चक्की का व्यापार है, आटा पीसने की चक्की लगी हुई है, चक्की लगी हुई है, उसका व्यापार है, उनके यहाँ आता है। लाला रूपाराम के मित्र का भाई है, उनके मित्र का देहांत हो चुका है गांव में, और ये बेटा गांव से इंटर करने के बाद शहर में आता है और लाला रूपाराम के यहाँ पहुँचता है और उन्हीं के चक्की व्यापार में वहाँ बैठता है, लेखा जोखा रखता है। और लेखा जोखा रखने के ही कारण गोविंद को मुंशी जी की पदवी मिल जाती है। मुंशी जी कहते हैं, गोविंद को मुंशी जी कहा जाता है लाला रूपाराम के द्वारा। वहीं लाला रूपाराम का छोटा बेटा रामस्वरूप, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, वो भी मुंशी जी ही कहता है। जबकि लाला रूपाराम के यहाँ काम करने वाले चौकीदार दिलावर सिंह और सलीम मिस्त्री, यह दोनों गोविंद को बाबूजी कहते हैं। ध्यान रखना, गोविंद को मुंशी जी की भी पदवी मिलती है, गोविंद को बाबूजी भी कहा जाता है, जिसकी उम्र गोविंद की 20 से 22 वर्ष बताई गई है। गौरी कौन है और लक्ष्मी कौन है, इनके बारे में भी जान लेते हैं, और साथ में रोचूराम कौन है। देखिए, रोचूराम और रूपाराम नाम के 2 भाई हैं। दोनों के जब इनके पिता का देहांत होता है, ये शहर में आकर रहते हैं। इनके पिता बहुत गरीब रहते हैं और वही बंटवारे में मुश्किल से 1000-2000 रुपए दोनों भाइयों को मिला था। लाला रोचूराम के यहाँ कोई पुत्री नहीं, कोई संतानें नहीं थी। फिर एक पुत्री होती है जिसका नाम है गौरा। ध्यान से सुनिए, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। रोचूराम की पुत्री है गौरा। जैसे ही गौरा का जन्म होता है, वैसे ही रोचूराम बढ़ने लगते हैं। पूरी कहानी अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें मिलेगा। पूरी कहानी बढ़ने लगती है। रोचूराम धनी हो जाते हैं, बहुत सारा व्यापार इनका चलता है। लाला रोचूराम प्रसिद्ध हो जाते हैं। वहीं रूपाराम के कोई संतान नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि लाला रोचूराम और रूपाराम के यहाँ ये मान्यता थी कि घर में अगर लड़की पैदा होती है, गौरी के से ही ये बात साबित होती है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वो लक्ष्मी होती है, और उसके आने से बहुत सारा धन, व्यापार, सारी चीज़ें बढ़ जाती है। जब लाला रूपाराम के कोई औलाद नहीं थी, कोई संतानें नहीं थी, तो ये दौड़ दौड़ कर पीर फकीर के यहाँ दौड़कर देवी देवताओं के पास बहुत सारे मंडपों पर जाकर दुआएं मिन्नतें मांगते थे। और इनको तभी एक पुत्री होती है जिसका नाम है लक्ष्मी। और लक्ष्मी के होते ही देखते देखते लाला रूपाराम के यहाँ भी बहुत सारे व्यापार बढ़ने लगे। लक्ष्मी फ्लोर मिल खुल गया। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। वहीं पर गोविंद आता है, गोविंद रहता है, और ये कहानी आगे की ओर बढ़ती है। गोविंद जब आता है रूपाराम के यहाँ रहने, लाला रूपाराम के यहाँ रहने, वो सोच रहा है, अचानक रात में सोया हुआ है, उसे जैसे स्वप्न आता है और एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, मुझे निकालो, मुझे निकालो। ये आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब यहीं से कहानी प्रारंभ होती है। यानी इस कहानी में गौरी कौन है, तो रोचूराम की पुत्री है, मैंने पूरा बता दिया है, यहाँ पर लिख भी दिया है आगे। और रोचूराम लाला रूपाराम का भाई है। लक्ष्मी लाला रूपाराम की पुत्री है। लक्ष्मी के पिता का चक्की का व्यापार है। रूपाराम को सांस की बीमारी है।
वहीं लक्ष्मी हिस्टीरिया रोग से ग्रसित है। मिस्त्री सलीम रिक्शे में पंचर लगाने का काम करता है, उसका सहयोगी मिस्त्री अली अहमद है। निबंध शैली में लिखी गई इस कहानी में महानगरीय और औद्योगिक विकास के साथ मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया। औद्योगिक विकास का मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं, उद्योग विकास, छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, या ये कह सकते हैं कि छोटा मोटा व्यापार, उसको एक उद्योग की श्रेणी में रखा गया और कहा गया औद्योगिक विकास किसी व्यक्ति के संपन्न होने की बात की गई है और उसके साथ मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। कहानी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि जरा ठहरिए, ये कहानी किसी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है जैसा ही कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर इस कहानी में मूल पात्र के रूप में देखें तो लक्ष्मी और गोविंद ही हैं। तो इस तरीके से प्रारंभ में ही जिस तरीके का कथन लिखा गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह निबंध शैली में लिखी गई कहानी है। यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो निबंध शैली में लिखी गई है। ध्यान रखना, किस शैली में है? निबंध शैली में। यहां पर जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, आप देखें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब परीक्षा में आ जाती हैं आप सोचते हैं अच्छा ये छोटी सी चीज थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने 20 बार कहानी पढ़ी लेकिन प्रश्न गलत हो गया। तो कहां से प्रश्न बन सकते हैं और कहां पर आप गलतियां कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है। तो इस कहानी में व्यंग भी है। जब गोविंद लाला रोचूराम के यहाँ आता है, लाला रूपाराम के यहाँ आता है, रहता है, उसे मुंशी जी की किताब मिल जाती है। रात भर वो ये सोचकर नहीं सो पाता है कि उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है, मुझे निकालो मुझे निकालो, और फिर मोमबत्तियाँ जलाता है, फिर सो जाता है, फिर लेटता है। और इसी पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। सोचता है गोविंद कि सुबह लाला रूपाराम सुबह ही आएंगे और कहेंगे कि गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, गोविंद बाबू पढ़ाई आजकल बड़ी देर तक हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये व्यंग है। इसका मतलब ये हुआ, जिसका सीधा अर्थ होगा कि वो बड़ी बिजली खर्च करता है, इन रात भर जगना जिससे बिजली खर्च होगी। लाला रूपाराम कंजूस भी हैं। ये कहानी अभी आगे पूरी आपको हम सुनाएंगे, पूरा आपको बता रहे हैं। गोविंद लाला रूपाराम के यहाँ आकर नौकरी करता है, नौकरी ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि पिता की डेथ हो जाती है। उसके पिता लाला रूपाराम के मित्र होते हैं और यहाँ पर आता है रहने के लिए। तो उसे मुंशी जी का खिताब दे दिया जाता है, लिखने पढ़ने का हिसाब रखने का काम दे दिया जाता है। और यहीं पर लक्ष्मी का भाई अर्थात लाला रूपाराम का छोटा पुत्र, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, जिसका नाम है रामस्वरूप, वो भी इनको मुंशी जी का खिताब देता है। लेकिन इससे पहले रामस्वरूप के पिता लाला रूपाराम इसे मुंशी का खिताब दे चुके होते हैं। रामस्वरूप कहता है कि मुंशी जी, लक्ष्मी जी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए। गोविंद अर्थात मुंशी जी लक्ष्मी को जो पढ़ने के लिए पत्रिका देता है, उसके पन्ने मुड़े थे और 3 लाइनें रेखांकित थी। ये 3 लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी कहानी का केंद्र बिंदु यही है। जो पत्रिकाएं दी गई थी उस पत्रिका पर लिखी थी, 3 लाइनें रेखांकित थी। पहली लाइन लिखी थी, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं। अगली लाइन में था, मुझे यहां से भगा ले चलो। और तीसरी लाइन में था, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। तो इस तरीके का यहां पर बताया गया है। और ये पढ़ते ही उसके दिमाग में ये चीज कौनती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा है, आखिर लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी विधवा है, लक्ष्मी कुमारी है, विवाहिता है, परित्यक्ता है, क्या है लक्ष्मी?
कितनी बड़ी है, कैसी दिखती है, इन सारी ऊहापोह में वो रहता है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन होता यह है कि लाला रूपाराम आते हैं और वहीं पर गोविंद बैठा हुआ होता है। तब तक ऊपर जाली से आवाज़ आती है बर्तन के फेंकने की, जिससे कोई बर्तन फेंक रहा है, बहुत सारे सामान फेंके जा रहे हैं। उस पर यह उत्सुक होता है पूछने के लिए कि आखिर ऊपर क्या है, ऐसी कौन सी हलचल हो रही है, लेकिन पूछ नहीं पाता है। तब तक लाला रूपाराम वहाँ से चले जाते हैं। पास में बैठे सलीम मिस्त्री और चौकीदार दिलावर सिंह ये आपस में बात कर रहे हैं। व्यंग यहाँ पर भी है, देखें यहाँ पर व्यंग है कि परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी। बाबूजी किसे कहा गया है? तो बाबूजी गोविंद को कहा गया। गोविंद से कहा जा रहा है कि परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी। चौकीदार की आवाज़ सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वो कह रहा था, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। आज चंडी चेत रही है, ये किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मी के लिए कहा गया है। तो लक्ष्मी के लिए व्यंग किया गया है। यहां पर भी व्यंग आपको देखने को मिलेगा। चंडी चेत रही है। फिर यहीं पर अंधविश्वास की बात होती है। मिस्त्री सलीम कहता है, लाला कुछ नामा ढीला करें। तो उसकी लड़की जिस पर साया है, जिस पर जिन का साया है, उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा देंगे। अब इस पर गोविंद उत्सुक होता है, पूछना चाहता है। यहां पर भी अंधविश्वास की बात हो रही है। अंधविश्वास की बात पर गोविंद का माथा ठनका कि लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है। और उसी वक्त फिर उसके मन में ख्याल आता है गोविंद के। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, आपके लिए ध्यान रखना, जब बात अंधविश्वास की होती है, मिस्त्री सलीम ये कहता है कि लाला कुछ नामा ढीला करें तो उसकी लड़की पर जिन का साया है, उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा देंगे। इन बातों को सुनते ही गोविंद को किसका ख्याल आता है? अब यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि गोविंद को उस वक्त किसका ख्याल आता है? तो गोविंद को अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम अचानक ध्यान आता है। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन को इधर उधर फेंकना, ये सारे काम करना ठीक उसी तरीके से था। फिर वो सोचता है कि कहीं लक्ष्मी तो नहीं जिस पर देवी का साया है। वहीं मिस्त्री सलीम गोविंद से बताता है, अजी कुछ नहीं, लाला जी की बड़ी लड़की है, जो बड़ी लड़की जो है ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना, लक्ष्मी को कौन सा रोग बताया गया? हिस्टीरिया रोग बताया गया। पर हमारा तो कयास है कि बाबूजी दौरा वौरा नहीं, उस पर किसी आसेब का साया है। उस बेचारी को तो कुछ होश नहीं रहता। लेकिन लक्ष्मी, इसके बाद फिर चौकीदार बोला कि लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है। चौकीदार कहता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि लाइव कक्षा में जब प्रश्न दिया जाता है तो आप लोग कहते हैं सर बहुत डीप प्रश्न हो गया। डीप नहीं है, चीज़ों को आप पढ़ेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे और प्रश्न के उत्तर कैसे देंगे। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए अगर आपसे कि गोविंद को किसने बताया या गोविंद को किसके द्वारा पता चलता है कि लक्ष्मी को हिस्टीरिया रोग है या लक्ष्मी को मिर्गी का दौरा आता है, किससे पता चला? तो आपका उत्तर होगा मिस्त्री सलीम अहमद। लेकिन यह कथन किसका है? लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है, यह कथन किसका है? तो ये सलीम अहमद का नहीं है, मिस्त्री सलीम अहमद का नहीं है, चौकीदार दिलावर सिंह का है। जब इतनी बातें होती हैं फिर मिस्त्री सलीम अहमद साइकिल का रिक्शे का पंचर बनाने लगता है और कहता है मुझसे कहानी नहीं सुनाई जाती, चौकीदार आप सुना दीजिए। तब चौकीदार पूरी कहानी सुनाता है लाला रूपाराम के बारे में। लाला रूपाराम के बारे में पूरी कहानी बताता है।
चौकीदार गोविंद से कहता है कि आप शायद जानते हैं, ये हमारा लाला शहर का कंजूस और रईस है, कंजूस भी है और रईस है। चौकीदार ने गोविंद को यह भी बताया कि इसके पास केवल चक्की ही नहीं है, जहां पर आप बैठे हुए हैं, जिस चक्की में आप मुंशी का काम कर रहे हैं, केवल चक्की का ही व्यापार नहीं है, एक बड़ी इसकी साबुन की फैक्ट्री भी है और एक बड़ा जूते का कारखाना भी है। इस लाला रूपाराम के पास 25-30 रिक्शे हैं, 5 मोटर ट्रक चलते हैं और यह सब मात्र इसने 25 से 26 वर्ष में कमाया है। इस पर उत्सुक होकर गोविंद ने पूछा चौकीदार से कि लाला जी के कितने संतानें हैं। इस पर चौकीदार ने गोविंद को बताया कि इसके 4 बच्चे हैं। पूरी कहानी लाला रूपाराम के बारे में गोविंद को कौन सुनाता है? तो चौकीदार दिलावर सिंह सुनाता है। चौकीदार दिलावर सिंह ही लाला रूपाराम के बारे में पूरी कहानी बताता है। चौकीदार कहता है कि इसके 4 बच्चे हैं, इसकी बीवी मर गई है, इसके घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, बताया जाता है कि ये उसके बड़े भाई की बीवी है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से ये भी बताया गया कि 4 बच्चे कौन कौन से, मैं वो भी आपको बता दूं। एक तो लक्ष्मी से आपका परिचय हो ही चुका है। दूसरा, आप रामस्वरूप के बारे में जानते हैं, अभी मैंने रामस्वरूप की भी बात की है, जिसकी उम्र 9 वर्ष बताई गई है। बाकी की जो 2 संतानें हैं, 2 लड़के हैं, एक जूते का जो कारखाना है उसको संभालता है और दूसरा साबुन की जो फैक्ट्री है उसे देखता है, और वो दोनों आते नहीं हैं लाला जी के पास। तो ये सारी कहानी पूरी बताई जाती है चौकीदार के द्वारा। इस पूरी कहानी को सुनता है। इन सारी बातों को सुनकर गोविंद बहुत परेशान होता है। पुनः उन रेखांकित 3 पंक्तियों को पढ़ता है। वो रेखांकित 3 पंक्तियां कौन सी थी? कि मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं, मुझे यहां से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। उन 3 पंक्तियों को पढ़ता है। गोविंद के मन में अपने आप एक सवाल उठा कि क्या मैं ही पहला आदमी हूं जो इस पुकार को सुनकर ऐसा व्याकुल हो उठा हूं, या औरों ने भी इस आवाज को सुना है और सुनकर अनसुना कर दिया है? और क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज को सुनकर अनसुना किया जा सकता है? तो यहां पर इस कहानी में पूरा संक्षेप में मैंने आपको बताया। इसमें आपने देखा कि लक्ष्मी कौन है, गौरी कौन है, लक्ष्मी को कौन सा रोग है, उसके पिता लाला रूपाराम को कौन सा रोग है, चौकीदार का नाम क्या है? तो दिलावर सिंह है। गौरी किसकी पुत्री है, लक्ष्मी का प्रेमी कौन है? ये पूरी कहानी लक्ष्मी के बारे में कौन बताता है? तो लक्ष्मी के बारे में गोविंद से मिस्त्री सलीम बताता है, जबकि लाला रूपाराम के बारे में, रोचूराम के बारे में पूरा का पूरा कहानी जितनी है वो गोविंद को दिलावर सिंह चौकीदार सुनाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 8-10 पेज की कहानी है। और इस कहानी में क्या क्या है, कहाँ पर व्यंग्य किया गया है, कहाँ पर अंधविश्वास की बातें की गई हैं, और लक्ष्मी को क्या माना गया है। लक्ष्मी की शादी, देखिए कुछ लोग सोच रहे हो कहाँ लक्ष्मी कैद है, यहाँ पर जहाँ लक्ष्मी कैद है, जहाँ लक्ष्मी कैद है यानी ये लक्ष्मी कौन है? ये वही लक्ष्मी है लाला रूपाराम की पुत्री, कि जब से ये हुई है 20-25 वर्ष की हो गई है, तब से लाला रूपाराम बढ़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे भाई रोचूराम ने गौरी की जब से शादी की, उनके घर से लक्ष्मी रूठ गई, यानी धन का अभाव हो गया, धन आना बंद हो गया, बाकी धन इधर तितर वितर हो गया। ठीक उसी तरीके से ये लक्ष्मी है
और इस लक्ष्मी को इसी डर से कैद करके रखा है, शादी नहीं कर रहा है कि कहीं इसकी शादी कर देने के बाद मेरा भी वही हाल ना हो जो मेरे भाई रोचूराम का हुआ है, कि उसने गौरी की शादी कर दी और जैसे ही गौरी की शादी होती है उसके बड़े भाई रोचूराम का सारा धन इधर उधर हो जाता है, तितर बितर हो जाता है और कहा जाता है कि घर से लड़की के जाने के बाद जैसे लक्ष्मी रूठ गई। यही कारण है कि वो लक्ष्मी को की शादी नहीं करता है, घर में कैद करके रखा है, उसकी पढ़ाई छुड़वा देता है, यहाँ तक कि घर में ट्यूशन नहीं लगाता है मास्टर का, क्योंकि सुनने में आता है उसको ऐसा कि मास्टर जो है वो लड़कियों को भगा ले जाते हैं, तो इसलिए उसने मास्टर को भी नहीं लगाता है। वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है घर में और उसको एक तरीके से कैद में रखता है कि अगर शादी कर देंगे तो हमारे घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी और मेरा वही हाल होगा जो रोचूराम का हुआ है। तो ये पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी को आप पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि मैंने सुबह भेजा था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कल ही मैंने भेज दिया था। वैसे इस पीडीएफ में भी आप देखें तो इस पीडीएफ में भी मैंने ये पूरी कहानी दे दी है, इसे आप लोग जरूर पढ़ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने सारांश से सारी चीज़ें आपको समझाया है ये आपके समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों को आप लोग बहुत आराम से कर भी लेंगे। तो रात में जो लाइव कक्षा होती है उसकी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को सुबह हम उपलब्ध करा देते हैं। थोड़ा स्वस्थ हो जाएं उसके बाद से लाइव कक्षा भी लगातार होती रहेगी और एक एक दो लेक्चर मैंने आपको बताया है प्रतिदिन, मतलब जैसे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है, मैं तुरंत आप लोगों को भेज देता हूं। तो आप लोग ज़रूर पढ़ते रहें और लगातार कंटिन्यूटी जैसे बनी है वैसे बनाए रखें। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर जो उत्तर आप भेज देते हैं टेस्ट सीरीज के साथ वो ना भेजें। देखिए, उत्तर भेजना मेरी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं सर आपने उत्तर नहीं भेजा अभी तक। भाई आप नहीं भेजोगे तो फिर इधर से मैं ही भेज देता हूँ, क्या करूँ, मुझे तो कराना है आपको। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो लोग उत्तर नहीं भेजते हैं फिर मुझे ही सारा उत्तर एक साथ ही भेज देना पड़ता है। तो आप परेशान ना हो, आप उत्तर को ना देखें, पहले आप अपना हल कर लें, उसके बाद अंतिम में होता है उत्तर का मिलान कर लिया करें। मिलान करने के बाद हमें जरूर सूचित करें कि आपके कितने प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज में सही थे। तो प्रतिदिन आप प्रश्न अगर करते चलेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ, नए लेक्चर के साथ। आप लोगों ने समय दिया, ये वीडियो पब्लिक है, जिन लोगों ने अंतिम तक समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद उनको।